प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है नए राज्यों का उदय, द राइज ऑफ न्यू स्टेट। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर तथा केंद्रीय सत्ता की कमजोरी तथा अयोग्य शासकों की उपस्थिति के कारण साम्राज्य में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उन क्षेत्रीय राज्यों में हैदराबाद, अवध, बंगाल, मराठे, सिख, रुहेले और बंगास पठानों ने अपनी सत्ता स्थापित की तथा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। क्योंकि मुगल साम्राज्य की स्थिति अत्यंत कमजोर हो चुकी थी और केंद्रीय सत्ता नाम मात्र की रह गई थी, तब इन राज्यों ने या क्षेत्रीय सरदारों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और इन राज्यों की स्थापना की। हम क्रम से इन राज्यों का देखते हैं कि कौन इसका संस्थापक था तथा किस प्रकार से इन राज्यों की स्थापना हुई। सर्वप्रथम हैदराबाद का राज्य। हैदराबाद के आसफ जाही वंश का संस्थापक चिनकिलिच खां था, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। सर्वप्रथम दक्कन में स्वतंत्र राज्य का स्वप्न जुल्फिकार खान ने देखा था, जिसकी सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा था। 1708 में बहादुर शाह ने जुल्फिकार खान को दक्कन का वायसराय बनाया। वह दक्कन का कार्य अपने नायब दाऊद खां के द्वारा संचालित करता था। 1713 ईस्वी में जुल्फिकार खान की मृत्यु के पश्चात यह योजना समाप्त हो गई। चिनकिलिच खां को जुल्फिकार खान के मरणोपरांत दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। 1715 ईस्वी में हुसैन अली को दक्कन का वायसराय बनाया गया तथा हुसैन अली के वध के पश्चात पुनः चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1722 ईस्वी में चिनकिलिच खां को दिल्ली में वजीर नियुक्त किया गया। उसने दिल्ली में सुशासन और सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका यह प्रयास सम्राट या बादशाह तथा उसके मित्रों को रास नहीं आया और इसका यह प्रयास विफल हो गया। दुखी होकर के चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क दक्कन जाने का विचार कर लिया। वजीर के रूप में उसने गुजरात तथा मालवा को दक्कन की सूबेदारी में सम्मिलित करवा लिया। 1723 ईस्वी में शिकार करने के बहाने निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खां दक्कन चला गया। बिना बादशाह से अनुमति लिए वह चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह नाराज हो गया और उसने दक्कन के वायसराय मुबारिज खान को आदेश दिया कि वह निज़ाम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाए। लेकिन निज़ाम ने मुबारिज खां को 1724 ईस्वी में सकूर खेड़ा के युद्ध में हराकर मार डाला तथा स्वयं दक्कन का स्वामी बन गया। यानी सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ
और हैदराबाद के तथा निज़ाम उल मुल्क तथा दक्कन के वायसराय मुबारिज़ खान के बीच हुआ, जिसमें निज़ाम उल मुल्क विजयी हुआ और उसने अपने को स्वयं दक्कन का वायसराय घोषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह उसका दमन तो नहीं कर सका और परिस्थितियों बस उसने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया और निज़ाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि से सम्मानित किया। निज़ाम को मराठों के कारण कुछ समय तक कठिनाई रही। उसने बाजीराव के विरुद्ध बाजीराव प्रथम के विरुद्ध 1737 ईस्वी में युद्ध किया, लेकिन निज़ाम पराजित हुआ। उसने सम्राट के साथ नादिर शाह के विरुद्ध 1739 ईस्वी के युद्ध में भाग लिया और निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात वहाँ पर भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। निज़ाम उल मुल्क के बाद नासिर जंग 1748 से 1750 ईस्वी तक शासक बना। इसके पश्चात मुजफ्फर जंग ने इसकी हत्या कर दी, यानी नासिर जंग की हत्या मुजफ्फर जंग ने किया और मुजफ्फर जंग 1750 से 1751 ईस्वी तक फ्रांसीसियों की सहायता से सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मुजफ्फर जंग की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद सलाबत जंग या सलाबित जंग फ्रांसीसी सहायता से 1751 से 1760 ईस्वी तक सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इसके पश्चात अन्य नवाब हैं, जैसे निज़ाम अली 1770 से 1803 ईस्वी तक, यानी हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में, और उस समय हैदराबाद का निज़ाम अली था। निज़ाम अली के पश्चात सिकंदर शाह 1803 से 1829 ईस्वी तक, फिर उसके पश्चात नासिरुद्दौला 1829 से 1857 ईस्वी तक, उसके पश्चात अफजल उद दौला 1857 से 1869 तक, उसके पश्चात महावत अली खान 1869 से 1911 तक था, उसके पश्चात उस्मान अली 1911 से 1949 तक रहा। इस प्रकार चिनकिलिच खां, निज़ामुल मुल्क या आसफ जां, इसने हैदराबाद के राज्य की स्थापना किया था और भारतीय राजनीति में हैदराबाद की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हैदराबाद राज्य के पश्चात अवध के राज्य की हम चर्चा करते हैं। अवध राज्य का संस्थापक सआदत अली खान था। इसने अवध राज्य की स्थापना की। 1722 से 1739 ईस्वी तक इसने शासन किया। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत अली खान अथवा बुरहान उल मुल्क था। सआदत अली खान सिया था तथा निसापुर के सैयदों का वंशज था। 1720 में सआदत अली खान को बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। परिणाम स्वरूप उसे पहले 5000 फिर 7000 का मनसब मिला तथा सआदत अली खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली। 1720 से 1722 तक वह आगरा का गवर्नर रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया था। यानी ये ध्यान रखना कि जब सआदत अली खान आगरा का गवर्नर था तो उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के माध्यम से वहाँ का शासन संचालित किया।
बाद में सआदत अली खान को अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने शीघ्र ही अवध का स्वतंत्र मुस्लिम राज्य स्थापित कर लिया। 1739 में उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए बुलाया गया। वह वीरता से लड़ा लेकिन बंदी बना लिया गया और बाद में सआदत अली खान ने आत्महत्या कर लिया था। फिर सआदत अली खान के बाद अवध का जो नवाब बना वो सफदर जंग बना। सफदर जंग 1739 से यानी 1739 से 1754 तक अवध का नवाब रहा। सफदर जंग सआदत अली खान का उत्तराधिकारी बना। सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे एक फरमान द्वारा अवध का नवाब नियुक्त किया। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त कर लिया तथा इलाहाबाद की जागीर भी प्रदान की। 1748 ईस्वी से अवध के शासक नायब वजीर कहलाने लगे, इसलिए अवध के लोगों को अवध का नवाब कहा जाता है। ये सुल्तान के द्वारा, सम्राट के द्वारा दी गई उपाधि थी, इसलिए उनको नवाब वजीर भी कहा गया है। 1748 से अवध के शासक नवाब वजीर कहलाने लगे। सफदर जंग तथा उसके उत्तराधिकारी अवध के नवाब तथा मुगलों के वजीर बने रहे। नवाब सफदर जंग ने रूहेलों, जाट तथा मराठा लोगों से युद्ध करके अपने राज्य की सीमा में वृद्धि की। उसके पश्चात शुजाउद्दौला गद्दी पर बैठता है। शुजाउद्दौला 1756 से 1775 ईस्वी तक शासन करता है। सफदर जंग का पुत्र शुजाउद्दौला 1754 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का नवाब वजीर बना। बक्सर के युद्ध में भाग लिया। फलतः इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र हाथ से निकल गए तथा बड़ी रकम देकर ब्रिटिश से रक्षा मैत्री करनी पड़ी। वारेन हेस्टिंग ने 1773 में इलाहाबाद तथा कड़ा बड़ी रकम लेकर अवध के नवाब को बेच दिया। अंग्रेजों की मदद से रूहेलों को हराकर शुजाउद्दौला ने रूहेल खंड को अवध में मिला लिया। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समय में, वह था 1757 का प्लासी का युद्ध, 1761 का पानीपत का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध और 12 अगस्त तथा 16 अगस्त 1765 को होने वाली इलाहाबाद की 2 संधियाँ। फिर उसके पश्चात शुजाउद्दौला के पश्चात आसिफ उद दौला अवध के नवाब की गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1775 से 1797 ईस्वी तक था। पुनः अंग्रेजों ने इसके साथ यानी आसिफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि की तथा बहुत ढेर सारा धन प्राप्त किया। फैजाबाद से उसने राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किसने अवध राज्य की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित किया, तो वह आसिफुद्दौला था। 1775 में वारेन हेस्टिंग के साथ मिलकर अपनी माँ तथा दादी माँ अवध की बेगमों को काफ़ी सताया तथा बड़ी मात्रा में धन वसूल किया। इसके पश्चात वज़ीर अली 1797 से 1798 तक शासक रहा। इसका शासनकाल अल्प समय तक था। उसके पश्चात सआदत खान 1798 में बना। सआदत अली अवध के राजा की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि अवध के किस नवाब ने अवध के राजा की उपाधि धारण किया था। तो 1798 ईस्वी में सआदत अली खान ने
अवध के राजा की उपाधि धारण की। नवंबर 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि हुई, जिससे राज्य का आधा भाग अधिकृत सेना के खर्च के लिए उसे देना पड़ा था। यानी जिस समय अवध ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, उस समय अवध का नवाब सआदत अली खान था। उसके पश्चात वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठता है और फरवरी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया और वाजिद अली शाह अवध का आखिरी नवाब था। तो यहाँ पे ये जो दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, यहाँ से अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा आपकी महाविद्यालयी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि अवध फैजाबाद की संधि किसके साथ हुई, किसने लखनऊ राजधानी बनाई, या हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था, हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनके मेन पॉइंट जो हैं उनको अवश्य बेटे याद रखना, क्योंकि आपको सफल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और जो नेक्स्ट राज्य हैं हम अगली वीडियो में उसको बनाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है तो फिर बन नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो इसको आप लोग देखें और मेन पॉइंट नोट करें और याद करते चले जाएं। थैंक यू।